नमस्ते सैले। तो अपना वही टॉपिक है सॉल्यूशन वाले की वजह कुछ एक सवाल करवाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने वैसे तो अपन पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज की वीडियो में। सबसे पहली बात है टॉपिक सॉल्यूशन के अंदर एक क्वेश्चन, यदि आप लोगों को एक सवाल है जैसे 1m NaCl, 1m कैपिटल M है, ठीक है बेटा, NH2CO NH2 जिसको अपन यूरिया बोलते हैं, 1m आप लोगों को K4 FeCN6, 1m AlCl3 और 1m CaCl2 का आपको विलयन दिया जाए। कहने का समझ भाई, विलयन दिया गया, विलयन है तो इनका वांट ऑफ गुणांक, पहले तो सुनो एक सवाल तो इसमें ये है, वांट ऑफ गुणांक कॉमा क्वथनांक में ओनियन कॉमा हिमांक में अवनमन का बढ़ता मान लिखो। ये सवाल है, इसके अंदर सवाल में बेटा 3 सवाल है, मैंने 3 है, कोई सा भी आ सकता है। वांट ऑफ गुणांक पूछे तो वांट ऑफ गुणांक के हिसाब से करना, हिमांक में अवनमन पूछे हिमांक में अवनमन। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इनमें कणों की संख्या देखनी है। जैसे NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो n बराबर कितना आएगा 2, ठीक। यहाँ पर अगला ले लेते हैं अपन CaCl2, इसको तोड़ोगे तो ये Ca प्लस 2Cl माइनस, तो n बराबर कितना आएगा बेटा 3, कणों की संख्या 3 है। m भी बोल सकते हैं n भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। किताब बहुत सी किताब पुरानी में इसको m दिया हुआ है, नई में इसको n दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कौन सा लें, AlCl3 को ले ले, क्योंकि अपन इसको जमाना है इसलिए प्लस 3Cl माइनस, n बराबर कितना आएगा बेटा 4, ठीक है। अगला ले लें अपन K4 FeCN6, और CN6 को आप लोग क्या करोगे बेटा, वियोजित करोगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, 4K प्लस FeCN6 का -4, तो n बराबर कितना है बेटा 5। और अपन कहेंगे बेटा NH2CO, NH2 जो यूरिया है, NH2CO NH2, इसका वियोजन नहीं होता, जब नहीं होता तो n बराबर आएगा हमारा 1। आई बात समझ में। अब सबसे पहली बात है कि आपका सवाल है वांट ऑफ गुणांक का मान बताओ। इसको वांट ऑफ गुणांक, तो यहाँ पर ध्यान रखना n बराबर i है, ये ध्यान रख लेना अभी तो हाल फिलहाल। n बराबर i का मतलब NaCl का वांट ऑफ गुणांक 2 बताओगा, इसके 3 बताओगे, इसके 4 बताओगा, इसका 5 बताओगा और इसका 1 बताओगा। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात, अब इसका क्वथनांक में उन्नयन का क्रम पूछे। क्वथनांक में उन्नयन जब मोलर द्रव्यमान सबका समार्जन, सॉरी मोलर द्रव्यमान नहीं, सम मोलर विलयन है, अर्थात इनकी मोलरता सबकी क्या है 1 है, तो उस कंडीशन के अंदर जिस यौगिक में कणों की संख्या अधिक होगी ना, उसका क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। अर्थात कहने का मतलब है 5 वाले का क्वथनांक में उन्नयन सबसे अधिक, फिर उससे कम 4 वाले का, उससे कम 3 वाले का, उससे कम 2 वाले का, उससे कम 1 वाले का। तो ये तो था क्वथनांक में उन्नयन का क्रम। अब हिमांक में अवनमन का क्रम की बात है तो 5 से अधिक, 4 से अधिक, 3 से अधिक, 2 से अधिक 1, तो ये वाला जो क्रम है वो है बेटा डेल्टा TB वाला, और ये जो क्रम है वो डेल्टा TF वाला है। अर्थात हिमांक में अवनमन का क्रम और क्वथनांक में उन्नयन का क्रम होगा, ठीक। और I बराबर जो n का मान है, कणों की संख्या पूछे तो I के बराबर रहेगी। कहने अब यदि सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान यदि दिए हुए हैं तो उस हिसाब से अपन I का मान अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सवालों के उत्तर आ गए। वांट ऑफ गुणांक 2, 3, 4, 5 और 1, और I का मान भी 2, 3, 4, 5 और 1। समझ में आ गई जो कंडीशन है। क्वथनांक में उन्नयन का क्रम ये, अर्थात इस वाले यौगिक का सबसे अधिक,
फिर उसका उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम और सबसे कम। हिमांक में अवनमन सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम और सबसे कम वाला ये हो गया। तो ये सिस्टम आप लोग ध्यान रखना और इस सवाल को आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। यदि दिया हुआ हो कोई वैद्युत अपघट्य है ना, तो उसको तो कणों की संख्या एक ही बता होगा, और वैद्युत अपघट्य है तो उसको तोड़ लेना, और तोड़ोगे तो कणों की संख्या आप लोगों को आसानी से बता सकते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का पार्ट नंबर 2 का एक सवाल मैंने लिया है। इसी प्रकार से एक सवाल और वो सवाल है बेटा कि सवाल चलो बाद में देख लूंगा, मेरे भाई याद नहीं आ रहा, फिर अभी भी याद था। मैंने अब तो सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद में आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सवाल दिए हुए सबसे पहले बेटा सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिछले पार्ट में से जो सवाल अभी तक आए, पहला सवाल तो आप लोगों अपनी जो आंकिक प्रश्न है मोलरता मोललता और मोल भिन्न से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए पाठ्य पुस्तक के अंदर उनको कर लेना, उनसे बाहर कोई जाता नहीं। पहली बात, पहला सवाल तो 1 नंबर का तो ये आता है। दूसरे सवाल जो पिछले पाठ की बात करो तो परासरण दाब संबंधी देखना, सवाल दे रखे 2 विलयनों के परासरण दाब में तुलना भी कराई थी बेटा पाई 1 और पाई 2 में। एक सवाल है लास्ट का देखना आप, हल किया हुआ, ठीक है, सवाल उसमें से नहीं। और फिर दूसरी बात, छोटे छोटे जो सवाल है उनको मुख्य रूप से व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, मतलब प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, समपरासारी विलयन क्या है, या इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो इन उपयोगों के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और 1 नंबर का जो छोटा मोटा प्रश्न जो बनेगा, क्वथनांक में उन्नयन वाला, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, कभी डेरिवेट नहीं कराएगा पूरा, या तो तुमसे उनके ग्राफ पूछेगा, भाई क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ बनाओ, हिमांक में अवनमन का ग्राफ बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, इसी पाठ में आप लोगों ने जो विलयन था, एक राउल का नियम क्या है परिभाषा पूछेगा, हेनरी का नियम क्या है उसकी परिभाषा पूछेगा, और उसकी कुछ सीमाएं पूछ सकता है। तो हेनरी का नियम किसे कहते हैं ये आता रहता है, एक साल छोड़ के आएगा। राउले का नियम किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखनी है बस, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद अनादर्श आदर्श विलयन की परिभाषा प्लस 1 1 2 2 एग्जाम्पल, ठीक है। और आपको कुछ नहीं तो एक सवाल तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का, एक सवाल आपका हो गया हेनरी, राउले और जो सिस्टम आया, और लास्ट वाला जो सवाल बनता है वो पक्की बात है परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण, विसरण वगैरह जो परिभाषा थी लास्ट में एक वहां से बनेगा। तो पहला हेनरी राउले, बीच में क्वथनांक में उन्नयन फलाना ढिकाना का चित्र, और तीसरा सवाल यहाँ से बढ़ता है। इससे आगे कभी आज तक सवाल आए नहीं, क्योंकि 3 नंबर में 3 नंबर ही पूछेगा, 3 से 4 नंबर का सवाल नहीं आने वाला। अब अपना जो पाठ है पाठ नंबर 3, और पाठ का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। ये पाठ बोर्ड में 3 नंबर का आता है और हमारा ये तीसरा पाठ है। पहली बात तो ये अपन ने सॉलिड पढ़ा, पहला पार्ट 3 नंबर का था। दूसरा पार्ट अपने सॉल्यूशन पढ़ा, वो भी 3 नंबर का। तीसरा पार्ट अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहली बात मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि अपने जो पार्ट है ना ये सब डिफरेंट है। पहला पार्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, और दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना नहीं, और तीसरे का चौथे से नहीं, चौथे का पांचवें से नहीं, और पांचवें का छठा, और 7वां और 8वां तो समान है, क्योंकि वहाँ पर F ब्लॉक, D ब्लॉक पढ़ोगा और P ब्लॉक पढ़ोगा। 9वां एक अलग चैप्टर है, और 10 से लेकर 13 तक थोड़ा लिंक रखते हैं, क्योंकि हेल्केन की बात करो, फिनोल ईथर वो वाला पार्ट पढ़ी लिया तुम लोगों ने, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगा, और उसके अंदर लास्ट में आप लोग नाइट्रो यौगिक, एमीन वगैरह, या फिर BDC जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है उसके बारे में पढ़ोगा। ठीक, फिर अगले बात की बात छोड़ो, अपन पहले सबसे पहले विद्युत रसायन किसे कहते हैं। परिभाषा कहने का मतलब यह है कि विद्युत रसायन का मतलब क्या समझो। विद्युत रसायन, अब विद्युत रसायन है कि आप लोगों ने सबसे पहले 11वीं क्लास में पाठ पढ़ा था आपने, रेडॉक्स रिएक्शंस है ना, रेडॉक्स अभिक्रियाएं है पढ़ा था ना, रेडॉक्स अपचयोपच अभिक्रियाएं। तो कहने का मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जब कोई दो तत्व आपस में मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे आप लोग कहते हो कि भाई NaCl की बात करो, NaCl की बात, इसको तोड़ोगे तो Na तो प्लस में होता है और Cl गायब होता है माइनस में, तो Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा और Na इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका रिडक्शन होता है, अर्थात अपचयन होता है। यही तो बात होती है, क्योंकि अपचयन ऑक्सीकरण दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। जब
कोई भी यौगिक बना, कोई भी यौगिक जब बन रहा है तो यहाँ पर तो अपचयन वाली बात हुई और यहाँ पर कौन सी बात हुई बेटा, ऑक्सीकरण वाली बात हुई। तो ये पूरी अभिक्रिया है जिसको अपचयोपच या रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। आधा भाग अपचयन का तो आधा भाग ऑक्सीकरण का, इसलिए इसको, इस वाले को बोलोगे आप लोग अपचयन अर्ध अभिक्रिया और इसको भी बोलो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अर्ध क्यों बोला, अरे टोटल रेडॉक्स प्लस आधा भाग ऑक्सीकरण का और आधा भाग अपचयन का, इसलिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया के नाम से जानोगे। सबसे पहली बात, विद्युत रसायन किसे कहता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक यौगिकों से विद्युत ऊर्जा परिवर्तन का या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात, एक समीकरण है जिसको बोला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये समीकरण है और ये समीकरण भी हमसे मिस हो चुकी है। और मिस का मतलब ये समीकरण कहलाती है जिसको स्वतः प्रवर्तित समीकरण बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, अर्थात गिब्स ऊर्जा समीकरण के नाम से जानी जाती है। जिन निकाय में, जिन भी निकायों के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी क्रिया अपने आप होती है, अर्थात कैसी होती है, वो स्वतः होती है, जिसको स्वतः होगी, जिसके लिए डेल्टा जी का मान जो होगा बेटा वो नेगेटिव रहेगा। और किसी भी प्रक्रम के लिए जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो वो प्रक्रम स्वतः चलेगा। जैसे पहाड़ पे से पत्थर नीचे लुढ़क के आ रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव अपने आप हो रहे, तुम लोग करने जा रहे हो, धक्का देने जा रहे हो क्या, कहने का मतलब इसको चौक को यूं पटका नीचे ही गिरेगा, ये गिरेगा, इसको मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो ये स्वतः प्रवर्तित है, ये थोड़ी चौक ऊपर आ जाओगे वापस। चौक ऊपर आने के लिए हमको इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने का मतलब या तो अपन उठाओ, जो भी आप लोग यांत्रिक ऊर्जा जो भी दे रहे हो, उठाने के लिए आप लोगों को कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है जिन निकाय के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है वो निकाय स्वतः होते हैं। अर्थात यहाँ अपन बात करें तो आपकी किताब में दिया डेल्टा जी का मान 0 से जब अधिक है, 0 से अधिक है तो वो जो प्रक्रम होगा असवतः होगा, अर्थात नहीं चलने वाला। डेल्टा जी का मान क्या है, 1 से अधिक है कि नहीं है, मतलब सॉरी 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तो पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा। जब पॉजिटिव में आया तो वो प्रक्रम क्या होगा, असवतः, अर्थात उसको जारी करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो प्रक्रम, अब यहाँ पर देखो डेल्टा एच का मान या डेल्टा टी डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा एस जो है एंट्रोपी है, डेल्टा जी जिसको गिब्स ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। मेन बात ये समझो, जिस भी निकाय के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा वो अपने आप चलेगा। तो कहने का आपकी पाठ्य पुस्तक में सवाल ये दे रखी है परिभाषा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि आप लोग कोई स्वतः अपरिवर्तित, अपने आप भी नहीं चलनी है और चलने वाली भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि कोई विद्युत अपघटनी सेल ले रहे हो, मैं थोड़ी बात थोड़ा सा प्रस्तावना और टाइप में बना रहा हूँ, एक एनोड है एक कैथोड है और अपन यहाँ पर NaCl को क्या कर रहे हैं, विलयन के अंदर डाल रहे हो। अब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये Na++Cl- टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो मतलब जब आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करो और ये अपने अपघट्यों में, मतलब विद्युत अपघट्य अपने कणों में टूट जाए तो वे तो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। अब एक इलेक्ट्रोड अलग, एक इलेक्ट्रोड, एक पे तो ऑक्सीडेशन और एक पे हो रिडक्शन। तो यहाँ पर अपन जानते हैं जहाँ पर भी ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। ऐसे ऑक्सीकरण ऐसे एनोड याद रखते हैं। और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता है। एनोड कौन सा होता है, ऋण टर्मिनल होता है जिसको माइनस बोलोगे, और कैथोड का होगा, सॉरी एनोड तो होता है प्लस का, वैसे प्लस बोलते हैं उसको, लेकिन वो कैथोड का बोलोगे माइनस बोलोगे। तो ये कंडीशन अलग है। तो पहले अपन परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इस डेल्टा जी के बारे में मैं और बात करूंगा बाद में, पहले अच्छी तरह समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिखोगे कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
ऊर्जा में परिवर्तन का सौतः या असौतः, दोनों बात लिख सकते हो या फिर कुछ भी मत लिखो। रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत रसायन कहलाता है। सामान्य सी परिभाषा है ना, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है। अब आपके पास किताब में दे रखा है सौतः प्रवर्तित, असौतः प्रवर्तित, है ना। असौतः प्रवर्तित के लिए ये लिखा है कि डेल्टा जी का मान जब 0 से अधिक हो तो वो असौतः प्रवर्तित होगा, अर्थात वो कार्यक्रम अपने आप नहीं चलेगा। अब डेल्टा जी का मान क्या हो बेटा? 0 से कम होने वाला। जब डेल्टा जी का मान है तो यहाँ पर ये हो गया बेटा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। जिस भी प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा वो अपने आप चलेगा, अर्थात वो स्वतः प्रवर्तित होगा, अर्थात अपने आप चलने वाला प्रक्रम है। और ये कौन सा होगा? स्वतः प्रवर्तित होगा, अर्थात ये अपने आप नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब सामान्य सी बात अब समझ में आ गई होगी आपकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है। का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। तो एक चीज के बारे में अपन यहाँ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक सेल है, उसका नाम वोल्टेज सेल या फिर उसका नाम गैल्वेनिक सेल है। तो सबसे पहली शुरुआत हमारी गैल्वेनिक सेल से ही होगी। और गैल्वेनिक सेल को आप लोग किस प्रकार से बनाओगे ये। दूसरा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन सा एनोड है, वो भी बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि वहां पर जो साल्ट ब्रिज है जिसको लवण सेतु बोलते हैं, उसका कार्य क्या है। तो यहाँ पर ये सब बातें पढ़ोगे। सबसे पहली बात आप परिभाषा लिखना और यहाँ पर ये भी जरूर लिखना कि डेल्टा जी का मान यदि 0 से अधिक है तो वो प्रक्रम में पॉजिटिव रहेगा, ऐसा होता है। और हमारी एक समीकरण है जिसको गिब्स डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये एक स्वतः प्रवर्तित समीकरण है। श्याम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति से डेल्टा एच को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, डेल्टा जी ऋणात्मक लाना है। जब डेल्टा जी ऋणात्मक रहेगा तो वो कार्यक्रम स्वतः चलेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव है, असवतः रहेगा। और डेल्टा जी का मान बराबर है सभी कंडीशन में तो वो साम्य अवस्था में रहने वाला निकाय पॉजिटिव असवतः, निकाय नेगेटिव स्वतः, और निकाय डेल्टा जी बराबर 0 उस कंडीशन के अंदर साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो यहां पर डेल्टा जी बराबर नेगेटिव अपने आप चलेगा, डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव असवतः चलेगा, डेल्टा जी बराबर 0 निकाय साम्य अवस्था में है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा चीज नहीं पढ़नी इसके अंदर। अब तुम डेल्टा एच को घटाओ, टी डेल्टा एच को बढ़ाओ, कैसे भी घटाओ बढ़ाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्वतः प्रवर्तित कार्यक्रम होने वाला है। तो ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलोगे आप लोग वैद्युत रसायन। इस समीकरण का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लिख देना इसको, डेल्टा जी वाले को स्वतः प्रवर्तित समीकरण के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को बेटा सबसे पहले मैं इस सेल का एग्जांपल दूंगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करेंगे, जो अपन अब थोड़ा सा बैक साइड चलेंगे। कहने का मतलब 11th क्लास की चीज पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास की चीज यहाँ वो लाभदायक है, अपन को पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर किसी भी सेल का निरूपण किस प्रकार से करते हो, है। और E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के क्वेश्चन भी किए आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग वापस करो, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ाना जरूरी है। तो सबसे पहला आप लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा गैल्वेनिक सेल, या इसको बोलोगे आप लोग वोल्टेज सेल, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात
इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी बनाया है। सबसे पहले 2 बीकर लेंगे और दोनों बीकरों को आप लोग रखोगे अलग अलग इस प्रकार से, और एक बीकर के अंदर आप लोग क्या लोगे, 1m जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया एक में। तो दूसरे बीकर में क्या लोगे, दूसरे बीकर में लेना है आप लोगों को CuSO4 कॉपर सल्फेट का 1m सॉल्यूशन, अर्थात दोनों की मूलता क्या है बेटा, समान है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर छिद्र युक्त क्या रख देंगे, कॉपर धातु की छड़ क्या रखेंगे, ये है Cu धातु की छड़ है, Cu धातु की छड़ लिख दो इसको, Cu धातु की छड़, सॉरी जी नहीं Zn धातु की छड़। और यहां पर क्या रखोगे, कॉपर सल्फेट विलियर के अंदर Cu धातु की छड़, Cu धातु की छड़ को रखोगे, छड़ को रख दिया। अब क्या करना है, ये दोनों इलेक्ट्रोड अर्थात एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा, बाद की बात है, अपन अभी कैथोड एनोड की बात अभी नहीं कर रहे। फिर यदि अपन चाहें तो एक तार लगा के और यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, क्या लगाओगे, एमीटर लगा दिया इस प्रकार से, या फिर वोल्ट मीटर लगा दो, और वोल्ट मीटर लगाओ या एमीटर, तो ऐसे करो वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये V, और यहाँ पर सुई की विक्षेप की दिशा बाद में बात करेंगे, पहला काम। फिर आप लोग क्या करोगे, दोनों के दोनों बीकरों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ोगे। ये क्या है, ये लवण सेतु है, ये लवण सेतु। और लवण सेतु के अंदर जो चीज भरी जाती है वो KCl, KNO3 या फिर NH4NO3 को लिया जाता है। और साथ में यहाँ पर अगर एक क्या होता है बेटा, एक सवाल है, अगर प्लस अगर करके लिख दोगे, इसको गन कॉटन से भी बंद करोगे। और अब आप ये विलयन ले लिया। अब जिस भी यहाँ पर इस वाले बीकर के अंदर जो अभिक्रिया है, तो ये Zn जो है वो Zn+2 में टूटेगा, अर्थात यहाँ पर Zn+2 + 2E-, तो यहाँ Zn का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जब ऑक्सीकरण हुआ तो इसको बोलोगे आप लोग ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ। इस चित्र को ऐसे तार के साथ गैल्वेनिक सेल अपना हो गया, मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, यहाँ से लो और आपका ये विक्षेप बढ़ा देंगे, यूँ ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हुआ, कहाँ से हुआ, जिंक धातु से किसकी दो, कॉपर धातु की। तो विक्षेप को कर दे अपन, इसको यूं कर देंगे, इधर की तरफ जा रहा है मामला, जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गया। अब गया तो यहाँ पर अब अपन जानते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत धारा का प्रवाह होता है विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ कंडीशन क्या लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह, हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। अब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है, ऐसे ऑक्सीकरण और ऐसे एनोड याद रखना, जिस पर वो होने वाला है वो एनोड होगा। और एनोड जो होगा, हमारे ये हाथ कौन सा है, मैंने चित्र वैसे ही बनाया, बाएं हाथ की ओर का, जैसे आप लोग पढ़ी होगी LOAN। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, और N का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, N टर्मिनल हो गया। तो ये कंडीशन है यहाँ पर एनोड वाला, और ये कौन सा होने वाला है, नेगेटिव कंडीशन करोगे। लेकिन आप लोग देखते हो कैथोड ऋणात्मक होता है, वो क्या करोगे, वो आप लोग विद्युत अपघटनी सेल में करना है। यहाँ पर उल्टा काम होने वाला, कहने का मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ से इधर जाएगा, किसकी ओर जाएगा, जो ग्रहण करेगा उसको बोलोगे आप लोग बेटा कैथोड। क्या बोलोगे, जिस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है वो कैथोड कहलाएगा, जिस पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है वो एनोड कहलाएगा। तो क्या करेगा बेटा, ये Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और Cu में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो ये तो आपका
सेल हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, इसको लवण सेतु या फिर साल्ट ब्रिज बोलोगे। सेतु का मतलब जानते हो, ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुड़िया। अब थोड़ी बहुत ही बातें, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल का आप चित्र बनाओगे। चित्र में 1m जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक धातु की छड़ रखोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, और दूसरे बीकर में के अंदर आप लोग कॉपर सल्फेट का जलिया विलियन लोगे 1m वाला और कॉपर धातु की छड़ रखना। जब आप लोग यहाँ पर कुंजी वगैरह भी लगा दें, कुंजी लगा देते हैं ताकि आपको ये पूर्ण रूप से सिस्टम हो जाए, ये कुंजी है। जैसे ही कुंजी इसमें लगाई कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या, ये सबसे पहली बात कि जिंक धातु से कॉपर धातु की ओर क्या गए, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये जो छड़ दिखाई दे रही है वो पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अरे पतली हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये जो छड़ है धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। अर्थात समय के साथ साथ जिंक धातु की छड़ की मोटाई घटती है और कॉपर धातु की छड़ की मोटाई क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। समझ भाई, और बढ़ने का कारण है इसका कार्य कैथोड का और इसका कार्य क्या है बेटा, एनोड का। पहली कंडीशन। तो अब सबसे पहली बात है कि मैं इसको इसलिए बताया, इसकी विधि अपन को कोई लिखनी नहीं है, आप लोग डैनियल सेल का चित्र बनाओगे। ठीक है, इसको गैल्वेनिक सेल बोलोगे। ठीक, फिर इसके डैनियल सेल भी बोला जाता है, गैल्वेनिक भी बोलना चाहिए, या फिर वोल्टियर सेल के नाम से भी जाना जाएगा। इस चित्र को बनाओगे, इसके नीचे एनोड लिख लेना, इसके नीचे कैथोड लिख लेना, पहला काम। दूसरा काम, इसके बाद आप लोगों को जो अगला काम होगा भाई, सबसे पहली बात है कि भाई लवण सेतु का क्या कार्य है। दूसरी बात है एनोड पर कौन सी अर्ध अभिक्रिया होती है, अपचयन कैथोड पर कौन सी अर्ध अभिक्रिया होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बिंदु लिखना है। मैं सबसे पहले की बात है कि इस चित्र को मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद जो पॉइंट लिखना है वो अपन इसके बाद लिखेंगे। तो वो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टियर सेल के आपके कुछ पॉइंट होंगे। सबसे पहला काम जो बोलेंगे कि आप लोग सेल अभिक्रिया, सबसे पहला काम सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में क्या था बेटा, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो Zn+2 में ऑक्सीकृत हो गया, +2e- अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा, ग्रहण किया, और ग्रहण करके Cu में अपचयित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, इसका नाम है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। सही है, अर्ध क्यों बोला, अर्ध का मतलब है कि ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन है, आधा भाग ऑक्सीकरण का आधा भाग अपचयन का, इसलिए अर्ध शब्द लगता है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। फिर ये कौन सी हुई, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अब ये तो है 1 2। अब यहां पर नेट सेल अभिक्रिया बोलोगे भाई, नेट सेल अभिक्रिया। कौन सी, नेट सेल अभिक्रिया। नेट सेल अभिक्रिया में क्या करते हो भाई, इधर से इधर का काट देते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटा, क्या हुआ, Zn+Cu+2, एरो के बाद Zn+2 Cu, और इसको बोलोगे आप लोग नेट सेल अभिक्रिया। पहला काम तो ये, कोई दिक्कत है, नेट सेल में आप लोग इधर से इधर समान पदों को काटते हैं और लेफ्ट के लेफ्ट रखेंगे और राइट के राइट, तो ये कहलाएगी पूरे सेल की अभिक्रिया। ठीक, पहला काम तो ये करना। दूसरा काम ये है लवण सेतु के कार्य। भाई लवण सेतु का क्या कार्य है, छोड़ो भाई। एनोड पर कौन सी हुई, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। समय जैसे जैसे गुजरेगा जिंक धातु की छड़ पतली होती है और कॉपर धातु की छड़ मोटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कहाँ हुआ, एनोड से कैथोड की ओर, और धारा का प्रवाह कहाँ से हुआ, कैथोड से एनोड की ओर विपरीत दिशा में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग लवण सेतु कार्य की बात कर रहे हो कि भाई आप देख रहे हो कि यहाँ पर Zn+2 में था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, कैथोड पर पहुंच गए। सही है, अब कैथोड पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो भाई वो कब तक पहुंचते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर जो कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में हो जाएंगे। तो अपने लवण सेतु में क्या है, अपने लवण सेतु में KCl भी है, या हो सकता है KNO3 हो, या हो सकता है कि भाई NH4NO3 हो, जिसका अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड। यदि अपन इसको तोड़े तो ये K++Cl- में टूटेगा। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। समझाने की बात है, आप लोग को इसको
लिखना नहीं रिटर्न वर्क में, केवल कैथोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए। अब कैथोड पर इन दोनों स्पीसीज में से कौन जाएगा, K+ भागेगा, और K+ क्या करेगा, उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो वहां पर कमी हुई ना, जब कमी हुई तो धारा चलती रहेगी, मामला चलता रहेगा। अब Cl- कहाँ पहुंचेगा, एनोड की ओर पहुंचेगा। भाई एनोड कब तक इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा बहुत हेल्प ये भी कर दे बेचारा, और ये हेल्प करेगा तो ये Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई तू लेता रहे और K+ उनको खींचता रहे, तो ये मामला चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये सेल कार्यक्रम करना बंद कर देगा, और बंद करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको विलयन को, अर्थात जो आपको 1m सॉल्यूशन लिए दोनों को, उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो लवण सेतु का कार्य सबसे पहले, पहला कार्य होगा परिपथ को पूर्ण करना। पहला कार्य यह है कि ये परिपथ को पूर्ण करेगा। भाई लवण सेतु लगा होगा, कुंजी लगाते ही परिपथ पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, नंबर 2, दूसरा है सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। ये मेन कार्य है इसका। पहला कार्य परिपथ को पूर्ण करेगा, कौन, लवण सेतु का कार्य है। सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा। ठीक है, ये कार्य है इसका मुख्य, इसको आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा किस पे होता है बेटा, एनोड पर। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। ये ध्यान रख लेना, ये डिटेल लिखोगे, नेट सेल अभिक्रिया लवण सेतु का कार्य है। ठीक है, अपन को कोई विधि नहीं बतानी। अगला जो पॉइंट होता है कि बेटा आप लोगों को सेल निरूपण करना पड़ता है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, सेल निरूपण। किसी भी सेल को आप लोग कहा जाए कि भाई निरूपण कर रखा है, और तुमसे पूछे भाई एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो निरूपण से समझ जाओगा। तो सबसे अगला तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, सेल निरूपण। कोई सा भी सेल कर लेना जिसका निरूपण अपन को करना है, सेल निरूपण। अर्थात सेल को किस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। सेल निरूपण का मतलब ये समझो कि सबसे पहले नंबर 1, एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, ध्यान रख लेना, लिखते हैं। और नंबर 2 कर रहे, कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। नंबर 3, लवण सेतु को 2 खड़ी लाइन, देख रहे, लवण सेतु को 2 खड़ी लाइन से लिखते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब सबसे पहले एनोड मतलब बाएं हाथ की ओर, तो अपना एनोड काय का है एनोड, जिंक का है ना, तो अपना एक तो जिंक है, और विलयन काय का है 1m ZnSO4